दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपके रूबरू टॉक शो में आपके अपने होस्ट सुषमा हमेशा ही उन हस्तियों को मिलवाने की कोशिश करती है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, जो लोगों के दिलों में राज करते हैं अपने अच्छे कार्यों से। ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी ऑनरेबल उज्जवल साहब का। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने किस परेशानी में रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया और जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने स्थापित किया अपने आप को, और उसके बाद आप उस बागडोर को संभालते हुए किस लेवल पर आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा जनता से रूबरू होइए आप अपने परिचय के साथ ही, क्योंकि आपका परिचय सच में बहुत बड़ा है। पापा जी ने जिस तरह से 4 बार एक विधानसभा को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आप उसे संभाल रहे हैं, तो जनता का ये इतना बड़ा विश्वास आपके साथ कैसे जुड़ा? स्टार्टिंग करते हैं आपकी स्टार्टिंग की जर्नी से। सबसे पहले तो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है। और ये जो आज मैं एक विधायक के रूप में हूँ, तो मैंने अपने सिमरिया के लोगों से ये नहीं कहा है कि मैं विधायक हूँ, बल्कि मैंने हमेशा एक ही कहा है कि मैं नेता नहीं, बेटा हूँ। तो सिमरिया की जनता ने मुझे एक बेटे के रूप में देखा है, और मेरे पिताजी काफी, अगर मैं उनके बारे में जो भी कहूँगा बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनके संघर्षों को तो नहीं देखा, लेकिन जो पिताजी ने जो संघर्ष किया था उसके बारे में जब भी मैं सुनता हूँ, या फिर मेरे परिवार के लोग बताते हैं, मेरे मम्मी बताती हैं या मेरे बड़े पापा बताते हैं, तो लगता था कि मेरे पिताजी ने किस तरह से संघर्ष करके अपने आप को ढाला होगा। मैं रोकना चाहूंगी आपको, उनके संघर्ष की गाथा की जो आवाज है वो दिल्ली तक है। उसी वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ। वो जो किस तरह से कुछ न होते हुए भी कितने पेशेंस में रहकर उन्होंने जीवन को जिया और फिर उसको साध किया, तो वो जरूर आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैं उस संघर्ष को सुनने के बाद मजबूर हुई आपसे मिलने के लिए, आपके उस संघर्ष को जानने के लिए, ताकि मेरे श्रोता भी उस संघर्ष को समझ के मोटिवेट हों कि गिव अप नहीं करना है कभी भी। तो वो संघर्ष जरूर सुनना चाहूंगी मैं उनका। देखिए, मेरे पिताजी जो थे काफी गरीब फैमिली से आते थे, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं नसीब होता था और पहनने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते थे। तो जब कभी अगर उन्हें खाना नसीब हो गया तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते थे वो, कि आज के दिन मुझे एक रोटी नसीब हुई है। और मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे पापा, तब तक जो है सो वो चना जरूर खाते थे। बोले कि चना मेरे दुख का साथी रहा है, तो चना खाना कभी नहीं छोड़े। और बोले कि जिस समय मुझे रोटी नसीब नहीं होती थी तो मुझे 3 चने के दाने नसीब होते थे दिन भर के लिए। तो वो चने के दाने को, एक चने के दाने को मुंह पे रख करके वो दिन भर का वही भोजन था उनका, वो चूसते रहते थे। और वो कहते थे कि ये चना मेरे जीवन का साथी बन गया। तो ये जो कठिन परिस्थितियां थी, तो पिताजी पढ़ने के भी बहुत इच्छुक थे कि पिताजी पढ़ेंगे, तो पढ़ते थे। कभी कभी अपने से सीनियर्स को ट्यूशन पढ़ाते थे पैसे के लिए। अपने से सीनियर्स को ट्यूशन पढ़ाते थे, और रोड की लाइट में कभी बैठ करके वो पढ़ते थे। घर में लाइट नसीब नहीं था, तो रोड की लाइट में बैठ करके पढ़ते थे। और लेकिन उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, और जो ट्यूशन से जो उनको पैसा मिलता था, और वो पैसे को देखते थे बहुत ही कातर निगाह से, और बोलते थे कि ये पैसा जीवन के लिए, जीवन में कितना महत्वपूर्ण है इस पैसे का। और वो पैसे को ले जा करके बेड पे, खाट तो होता था उस समय, खाट पे वो रखते थे और डंडे से पैसे को मारते थे। और वो कहते थे कि पैसा रे पैसा, तेरा रंग रूप कैसा, तूने नहीं रहने दिया आदमी को आदमी के जैसा। क्योंकि जब पैसा नहीं रहेगा,
आदमी पढ़ नहीं सकेगा। तो इस पैसा नहीं रहेगा तो खाने को नहीं मिलेगा। तो जिस समय वो पैसा आता था वो बहुत उसे वो बहुत ही कातर निगाह से देखते थे। और इसी तरह से उनका संघर्ष चलता रहा। फिर मेरे पिताजी 74 के हमारे जयप्रकाश जी के आंदोलन से भी पिताजी जुड़े रहे। मिसा के तहत वो जेल भी गए और जेल में भी उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा जेल में भी। और जेल से आने के बाद फिर उन्होंने आंदोलन का उनको फल यही मिला कि वो आगे वो बढ़ते चले गए और वो एक वकील भी मेरे पिताजी बने, प्रसिद्ध वकील भी थे झारखंड के। नाम पूरा? मेरे पिताजी का नाम है उपेंद्र नाथ दास। अच्छा, ठीक है जी। हाँ हाँ। तो वो बिहार विधानसभा में भी मेरे पिताजी उस समय से भी विधायक थे। 1977 में वो पहली बार विधायक बने। अच्छा, 77 में इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी तो सब। और उसके बाद 80 तक ही रहा, चूंकि 80 के बाद जो है सो इंदिरा गांधी जी का हो गया था। तो उसके बाद फिर पिताजी का संघर्ष का दौर चलता रहा। फिर वो लगा 4 बार हमारे पिताजी विधायक रहे हैं। तो मेरे पिताजी का नित्य एक नया सपना होता था कि अपने क्षेत्र को मैं कैसे विकसित करूं। तो हमेशा ये जो आज हमारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे आज अगर आप गए होंगे, घूमे होंगे, वहां पे माँ भद्रकाली गए होंगे, तो माँ भद्रकाली का जो सर्वांगीण विकास जो हुआ, वहां पे माँ भद्रकाली की कृपा से मेरे पिताजी को माँ भद्रकाली ने निमित्त बनाया। और उसी समय से, उस समय वो मंदिर सिर्फ एक कोठरी में था, एक बंद रूम में था, और फिर उस धीरे धीरे उसके आधारशिला रखी गई। आज जो है सो एक आधारशिला रखने का काम तो मेरे पिताजी ने किया था। वहां पर काफी विवाह मंडप मेरे पिताजी के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद अब धीरे धीरे हमारे सांसद महोदय जो है सो 2014 में हमारे सुनील सर बने। फिर उसके बाद अभी हमारे वर्तमान सांसद महोदय हैं आदरणीय कालीचरण सिंह जी, वो भी माँ भद्रकाली के मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात तत्पर हैं। तो एक जो आधारशिला रखी गई पिताजी के द्वारा ही रखी गई थी। उसके बाद सिमरिया विधानसभा क्षेत्र जो था वो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था। और उस विपरीत परिस्थिति में वहां पे विकास करना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्य था। लेकिन मेरे जान का जोखिम था ही। क्योंकि डेवलपमेंट तो वो लोग चाहते नहीं थे हाँ, ना। डेवलपमेंट वो लोग चाहते नहीं थे। उनके लिए ये मैटर था ही नहीं। तो वो वहां पर अगर सड़क आ रहा है तो वहां पर सोचिए कि विकास की रेखा तैयार हुई, वहां पे रूपरेखा तैयार हुई। और आज भी सड़कें, जो महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गई है, मेरे पिताजी के द्वारा ही बनाया गया वहां पे। और कई स्कूल्स मेरे पिताजी के द्वारा ही वहां पर खोले गए। क्योंकि पिताजी अक्सर यही कहते थे कि पढ़ना लिखना सबके लिए जरूरी है, और पढ़ाई पे बहुत वो विशेष ध्यान देते थे। और उनका यही मकसद रहता था कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ने से वंचित नहीं रहे। तो एक उन्होंने एक ये सब चीज से आग्रह भी करते थे कि जो आप अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर कोई गरीब बच्चा भी अगर दिखता है तो उसके लिए भी आप एक वरद हस्त उस पर भी रख दीजिए कि अगर आप एक किताब भी उसे दे देते हैं तो बच्चा उसे पढ़ेगा। और अभी भी मेरे पिताजी जितनी किताबें, मेरे पिताजी नई किताबें खरीदने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो बोलते थे कि मैं जो किताबें फेंकी जाती थी उसको कलेक्ट करके लाता था वहां से। वो उन किताबों को मैंने पढ़ा है। तो मेरे जब भी फिर पापा के पास पैसे आने लगे, फिर उसके बाद पापा किताबें खरीदते थे, लेकिन किसी भी किताब को कभी फेंके नहीं। उन्होंने कहा कि ये किताब किसी के लिए काम भी आ सकता है, तो वो किताब को दान कर देते थे। तो ये मेरे पिताजी का रहा है। और मेरे पिताजी 4 बार एमएलए तो रहे ही रहे, साथ में झारखंड के संसदीय सचिव भी रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। और बहुत उम्दा उन्होंने काम किया। लालू जी के साथ में उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। और
बहुत अच्छी दोस्ती थी। भले ही पार्टी अलग अलग रहे लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो वो भी पिताजी हमेशा बोलते रहते थे कि भाई काम ऐसा करो कि विपरीत परिस्थिति में भी अगर सरकार रहे तो विपरीत सरकार से भी आप काम कैसे निकाल सकते हो, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। तो 2008 में 2007 में जब पापा एक्सपायर किए 13 अगस्त 2007 के दिन, तो उसके बाद मुझे राजनीतिक जीवन में आना पड़ा। चूंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीतिक जीवन में आऊंगा। मैं तो अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन आना पड़ा पापा के जाने के बाद। और पापा ने मेरे को सिर्फ एक ही चीज कहा था कि तुम्हें खुद से संभलना होगा और खुद भी ठोकरें खानी होगी, खुद से संभलना होगा। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं। मैं शारीरिक रूप से नहीं रहूंगा लेकिन आत्मिक रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। तो पहले ही पापा ने तैयार कर दिया था कि ठोकरें भी खाने के लिए तैयार रहो और संभलने के लिए भी तैयार रहो। और संभलना ही नहीं है, सिर्फ अब परिवार को संभालना भी है। तो पापा के जाने के बाद 2008 में मैं राजनीतिक जीवन में आया और पापा के जाने के बाद मुझे टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मैं उस समय चुनाव नहीं निकल पाया चूंकि अनुभव उतना नहीं था। लेकिन फिर लगातार संघर्ष करते करते 17 सालों का संघर्ष रहा, तब जाकर के 24 में मुझे टिकट मिला। फिर अपने आप को मैं आज भी मेरे दिमाग में ये चलता कि मैं कुछ ऐसा नया करूं और किस ढंग से मैं अपने क्षेत्र को विकसित करूं। तो ये चलता रहता है और नया कुछ ना कुछ मैं भी सीखता रहता हूँ। अभी जनार्दन अंकल से मैंने सीखा, मैं उनको अंकल भी बोलता हूँ। मेरे पिताजी के बता रहे थे कि आपके पापा के समकालीन रहे हैं, वो फ्रेंड रहे, बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो मैं इनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। वो भी मुझे को बताते कि कैसे विधानसभा में अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये सब सीखने के बाद तब लगता है कि जीवन में सीखने का कोई अंत नहीं है, नित्य नया चीज आदमी सीखता है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि अपने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र को किस ढंग से मैं उभारूं कि और वो विकसित हो। अब देखिए, आप चतरा में आज प्रोग्राम में आए हैं, जबकि आपका ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, फिर भी आप यहाँ जनता के बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि ये जनता तो आपकी है और जनता आपको चाहती रही है पीढ़ियों से। ये जो जनता का प्यार है और उनके प्यार के लिए ही मैं, प्रेम के लिए मैं आता हूँ। मुझे विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में अगर जाने का सौभाग्य मिला तो मैं उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि विद्यालय आप जाते हो ना तो नई चीजें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलती ही है। तो इसलिए विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम को मैं नहीं छोड़ता और कोई भी सामाजिक कार्य हो उसे भी नहीं छोड़ना चाहता मैं।